हेलो फ्रेंड्स। हाँ, आज हम लोग केमिस्ट्री का नया चैप्टर क्लास 9th एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के साथ तैयार हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो एज ऑलवेज हमेशा की तरह सबसे पहले हम जानते हैं चैप्टर का नाम क्या कहता है ना। जैसे इसका नाम क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। रियल में एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, पहले इसके बारे में जानते हैं ना, उसके बाद फर्दर डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। हाँ, तो एटम्स का मतलब आपका क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्ट होता है ना, उसको हम एटम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप ले लो, हाँ, जैसे कि मान लो ये कोई भी आपका एलिमेंट रखा हुआ है, कोई भी एलिमेंट रखा है, मान लो ऑक्सीजन है। हाँ, अब ऑक्सीजन है तो इसके अंदर पता क्या होगा, आप खुद सोचो, इसके अंदर कुछ ना कुछ गोल गोल एटम्स होंगे। हाँ, कुछ ना कुछ एटम्स होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। मतलब कुछ कुछ ऐसी तरीके से तो आपका कोई भी जो सब्सटेंस होता है वो इसी तरीके से फॉर्म होता है ना। अगर आपने नहीं पता है तो आप सर्च कर लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बाय अल्ट्रा क्लासेस है ना, उसमें डिटेल से बताया है हमने। हाँ, तो उसमें बताते हैं कि ये जो है आपका, ये पूरा एलिमेंट है आपका, ये पूरा जो है ये आपका एलिमेंट है। बट इसका जो छोटा सा पार्ट है ना, ये एक गोला जो है, एक सर्कल, इसको हम कहते हैं एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, है ना। तो समझ में आ गया ना एटम क्या होता है। चलो बात करते हैं मॉलिक्यूल की, कि मॉलिक्यूल क्या है ना। चलो देखो, तो मॉलिक्यूल क्या होता है, देखो यार, जब भी पता है सेम टाइप के आपके एटम्स कंबाइन होते हैं ना, तो वो आपका एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। क्यों सेम टाइप के ही होंगे, क्या अलग अलग एलिमेंट नहीं हो सकते हैं यार? ऑफ कोर्स हो सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल कैसे, जैसे कि आपका पता है, मॉलिक्यूल समझने से पहले सबसे पहले आप कंपाउंड समझो कि कंपाउंड क्या होता है ना, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। वैसे हम आगे डिस्कस करेंगे, बट एज अ आइडिया के लिए ये चीज अभी देख लेते हैं। कंपाउंड का मतलब होता है, आप पता है दो अलग अलग एलिमेंट्स का जब रिएक्शन कराते हैं ना, तो कोई ना कोई हमें प्रोडक्ट मिलता है। कैसे, देखो, हाँ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे H2 प्लस O2 गिव्स क्या क्या मिलता है हमें, 2H2O ना, H2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्या मिल देता है हमें मिलके, वाटर ना। तो ये जो वाटर है, क्या ये इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का मिक्सअप है? हाँ यार, दिख तो रहा है कि वाटर है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का मिक्सअप होगा ना। ये वाटर का फॉर्मूला होता है आपका H2O, ठीक है। तो ये दोनों का मिक्सअप है, तो क्या ये हम कंपाउंड बोल सकते हैं? हाँ भैया, बिल्कुल बोल सकते हो। तो कंपाउंड को हम डिफाइन कैसे करेंगे? कंपाउंड आर दोज थिंग्स, या दोज चीज, जो वो चीजें होती हैं जिनमें आपके दो टाइप के एलिमेंट सेम टाइप के नहीं होते। दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं ना, तो जो फॉर्म होता है उसे कंपाउंड कहते हैं। चलो एग्जांपल देखते हैं, ये तो हमने आपको बना के दिखाया है, बट अगर रियल में बात की जाए तो क्या क्या कंपाउंड हो सकते हैं। देखो यार, हर चीज तो है कंपाउंड। H2SO4 ले लो, CO2 यार जो हम छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी तो आपका कंपाउंड है, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है कंपाउंड। हाइड्रोजन आपका सल्फर और ऑक्सीजन ये मिलके बना है, तो इसे क्या कहते हैं, कंपाउंड। अब इसे देखो, H2, यहां पे भी तो दो हाइड्रोजन है, बट ये आपका कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है? अभी देखो हमने क्या बताया, कंपाउंड का मतलब होता है दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट जुड़े। क्या हाइड्रोजन यहां पे एक टाइप का नहीं हो गया? हो गया ना, तो ये आपका कंपाउंड नहीं है। समझ में आया कंपाउंड क्या होता है ना। चलो अब बात करते हैं मॉलिक्यूल की ना, कि मॉलिक्यूल, आप इसके बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो यार, कुछ भी आप जो भी बचपन से पढ़ते आ रहे हो, HNO3 पढ़ लो, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, CH3COOH पढ़ लो, ठीक है। ये तो वैसे खतरनाक से कंपाउंड लग रहे होंगे ना, डर सा लग रहा होगा देख के। हाँ चलो कुछ इजी वाले कंपाउंड देख लो। जैसे कि आप मान लो NO2 मान लो, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। H2O, CO2, ये सब हमारे कंपाउंड होते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन दो तरीके के आपके मिल रहे हैं एलिमेंट, तो इन्हें कहते हैं कंपाउंड, ठीक है। तो अब बात करते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, देखो मॉलिक्यूल को अगर डिफाइन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि आपका वो स्मॉलेस्ट पार्ट जो किसी रिएक्शन में कंबाइन होने के बाद पार्टिसिपेट करता है। किसी भी रिएक्शन में स्मॉलेस्ट पार्ट जो होगा वो पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। यार समझ नहीं आया ना, फिर से उठा लो एग्जांपल। यार देखो, H2 प्लस O2 क्या मिलेगा, 2H2O ना। अब देखो, क्या H2 आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है? कर तो रहा है यार। तो ये आपका हाइड्रोजन का वन मॉलिक्यूल हो गया, कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल हो गया। इसके आगे कितने हाइड्रोजन, अगर मैं आपसे पूछूं कितने हैं, भैया होगा तो यहां पे एक ही ना,
अगर जैसे यहां पे मैं पूछूं ऑक्सीजन कितने हैं, एक है, तो ये भी मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है। वही यहां पे अगर 2O2 लिखा होता तो ये ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हो जाते, 3O2 लिखा होता तो ये ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल हो जाते, है ना। अब चलो ये तो समझ में आ गया कि मॉलिक्यूल क्या होता है, बट क्या मैं बोलूं अगर H2O के बारे में तो यहां पे क्या ख्याल है? हाँ चलो देखो, H2O पता है, H2O भी क्या आपका सेम टाइप का एलिमेंट से मिलकर बन रहा है कि नहीं बन रहा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं बन रहा यार, यहाँ पे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो गए ना, तो ये तो नहीं बन रहा। तो क्या इसे मॉलिक्यूल कहेंगे? ऑफ कोर्स कहेंगे। देखो कैसे, जब आप H2O है किसी के साथ रिएक्शन कराओगे, मान लो किसी भी एलिमेंट के साथ आप H2O की क्या करा रहे हो, रिएक्शन करा रहे हो, तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिलेगा आपको, ऑफ कोर्स मिलेगा। तो क्या H2O आपका डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहा है किसी के साथ? कर रहा है कि नहीं कर रहा? डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहा है। हाँ तो आप सीधी सी भाषा में अगर बोलना चाहें तो आप ये बोल दो आपका जो H2O है, H2O के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि यहाँ पे जो H2O है वो एक पूरा पानी है, एक पानी। अब पानी कितने हैं यहाँ पे? 2 से मल्टीप्लाई करें 2 पानी, 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 पानी, 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 पानी। तो इसका मतलब जो ये नंबर होता है ना, ये मैं बताता हूं उसमें कितने मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल समझ में आ गया क्या होता है? वो स्मॉलेस्ट पार्ट जो डायरेक्टली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। देखो हाइड्रोजन डायरेक्टली आपका पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है ना। तो यहां पे आता है भैया कि आपका मॉलिक्यूल और कंपाउंड में अंतर क्या यार? दोनों तो देखने में एक जैसे ही लग रहे हैं। हाँ चलो बात करते हैं। देखो वैसे ये सब पता आपके नॉलेज के लिए है, आपके सिलेबस में तो बहुत रेयरली पूछा जाता है, बट बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, इसलिए बता रहे हैं सारी चीजें। हाँ तो देखो यहां पे अगर बात की जाए मॉलिक्यूल और कंपाउंड, चलो युद्ध करवा दो इनमें, वर्सेस कंपाउंड, मॉलिक्यूल वर्सेस कंपाउंड। देखो मॉलिक्यूल आपका क्या कहता है कि भैया आपका H2O भी हो सकता है स्मॉलेस्ट पार्ट जो आपका किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, आपका H2 भी हो सकता है, O2 भी हो सकता है। बट कंपाउंड क्या कहता है? 2 अलग अलग टाइप के एलिमेंट जब मिलेंगे तभी आपका कंपाउंड बनेगा। तो ठीक है भैया CO2 आपका कंपाउंड हो गया, H2O आपका कंपाउंड हो गया, हाँ बट ये तो मॉलिक्यूल भी है, एक एक मॉलिक्यूल है ना, एक एक मॉलिक्यूल है। तो H2 और O2 के बारे में क्या ख्याल है? H2 में क्या एक ही टाइप के एलिमेंट जुड़ रहे हैं? हाइड्रोजन ही तो है ना, दूसरा तो है नहीं। तो हाइड्रोजन आपका कंपाउंड नहीं है। तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जरा इसको ध्यान से देखो, कि आपके सारे कंपाउंड, ऑल कंपाउंड आर मॉलिक्यूल, सारे कंपाउंड आपके मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि कुछ भी हो, CO2 हो, H2O हो, H2SO4 हो, ये तो रिएक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं ना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि आपके सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल होंगे। बट लेकिन देखो, लेकिन क्या होगा यहां पे, आपके जो सारे मॉलिक्यूल होंगे ना, सारे मॉलिक्यूल, बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड। ये लाइन समझ नहीं आई थोड़ी सी? हाँ देखो इंपॉर्टेंट है बेटी, नॉट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट वर्ड ध्यान रखना, इसके बिना पूरे लाइन का मतलब चेंज हो जाएगा। कहना क्या चाहती है लाइन? ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल, सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल होते हैं। अभी बताया था इसमें CO2 H2O कुछ भी हो सकता है आपका, बट सारे मॉलिक्यूल आपके कंपाउंड नहीं होते। भैया एग्जांपल दो, है ना, कि सारे मॉलिक्यूल आपके कंपाउंड कैसे नहीं होते? देखो आपके, चलो यहां पे ले लो, H2 है, क्या ये कंपाउंड है? नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूल तो है ना। O2 ले लो आप, मॉलिक्यूल है बट कंपाउंड नहीं है। N2 ले लो आप, आपका क्या ये मॉलिक्यूल है बट क्या कंपाउंड है? नहीं ना। तो यहां पे आपको क्लियर हो गया होगा ना एटम एंड मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है। चलो अब चैप्टर की तरफ आगे मूव करते हैं ना, अब टॉपिक पे आते हैं अपने। हाँ ये तो था बेसिक इसका, हाँ कि क्या होता है रियल में। हाँ पता है केमिस्ट्री ना यार बहुत इंटरेस्टिंग है, बट अगर आप लोग समझ के करो तब, अदरवाइज तो आप लोग के लिए बहुत बोरिंग लगने वाली है केमिस्ट्री सही में। हाँ फील कर लो यार केमिस्ट्री को, कि केमिस्ट्री कहना क्या चाहती है, एक एक वर्ड। हाँ नोट जब भी लेक्चर देखा करो यार, कॉपी पेन लेके बैठा करो। हाँ तो चलो स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट टॉपिक। फर्स्टली तो ना हमें इसके में जो चैप्टर में पढ़ना है वो लॉज के बारे में पढ़ना है। तो पहला लॉ आता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना।
तो इसके लिए आपको कुछ टर्म है वो समझने पड़ेंगे थोड़े से। हाँ देखो क्या कहता है आपका ये लॉ कि आपका जो रिएक्टेंट का मास होगा ना, अभी रिएक्टेंट क्या यार, हाँ देखो पहले रिएक्टेंट समझ लो। हाँ देखो जैसे कि आपका मिल गया मान लो चीनी, चीनी प्लस पानी। चीनी पानी को जब आपने मिलाया तो आपको क्या मिलेगा, बढ़िया सा शरबत मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ मुंह में पानी आ गया। हाँ चीनी पानी को मिलाया तो क्या मिला, हमें शरबत मिला। तो रिएक्टेंट आपका क्या होता है, जिसको आप मिला रहे हो किसी चीज में, जिसको आप मिला के कोई चीज भी ले रहे हो ना, उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। और जो हमें मिलता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। जो मिलता है उसे कहते हैं प्रोडक्ट, और जिसे मिला के कोई चीज बनाते हैं उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। हाँ तो चलो एक और एग्जांपल देखते हैं कि क्या हो सकता है। ये तो वो हो गया ना, नॉर्मल एग्जांपल हो गया। टेक्निकल एग्जांपल देखते हैं क्या हो सकता है। फिर से ले लो यार भाई पुराना एग्जांपल, H2 plus O2 gives 2H2O। यहां पे आपसे पूछा जाए तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, साफ साफ दिख रहा है भैया पानी मिल रहा है, वाटर मिल रहा है प्रोडक्ट आपका। तो यहाँ पे जो वाटर हो गया वो आपका प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट कि हमें मिल क्या रहा है, बट वाटर किसका यूज करने से मिल रहा है हमें, H2 और ऑक्सीजन का यूज करने से मिल रहा है ना। तो H2 और O2 आपके दोनों क्या होगा यहाँ पे, रिएक्टेंट। क्लियर, क्लियर ना। हाँ समझ आ गया होगा पूरा क्या है, ठीक है नोट कर लो इसे। हाँ चलो ठीक है। तो अब आगे बात करें इसका, तो कैसे लिख सकते हैं इसको भैया, रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। एग्जाम में ऐसे थोड़ी लिखेंगे कि चीनी प्लस पानी बराबर शरबत। हाँ तो देखो इसके लिए आप क्या लिखोगे कि देखो A प्लस बी मिल के मान लो आपको C प्लस डी, कुछ भी दे रहे हैं, कुछ भी हो सकता है प्रोडक्ट, हमें कुछ भी मिल रहा, दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं मान लो। तो ये आपका क्या हो गया, रिएक्टेंट। किसी भी रिएक्शन का जो स्टार्टिंग का एरो से पहले वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। जो ये मिलता है हमें इसे कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्लियर ना, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है ना। तो आपका ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, चलो इस पे आते हैं। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका कहता है कि आपका जो रिएक्टेंट का मास होगा ना वो आपका प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। देखो क्या, मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट अभी बताया ना जो स्टार्टिंग वाला, इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। पता है बहुत कॉमन सी बात है इसमें कोई भी नया नहीं है। अगर आप इसे कॉमन सेंस लगाओ ना तो इसे आप खुद बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो कैसे, मान लो आपने 1 किलो पानी लिया, ठीक है लीटर में होता है, ठीक है मान लो यहाँ पे केजी में, आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए ना, मान लो 1 किलो पानी लिया आपने, आधा किलो चीनी लिया है, तो शरबत कितना बनेगा यार, कॉमन सी बात है 1.5 किलो ही मिलना चाहिए, 1.5 केजी ना। खुद सोचो 1 केजी वाटर है आपका H2O, आपका हाफ केजी जो है आपके पास, सॉरी 1 केजी तो आपका चीनी है, हाँ क्या बोल रहे हैं यार, सॉरी पानी है, ठीक है, और आधा केजी आपका क्या है, शुगर है। तो आपको जो शरबत मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1.5 केजी ना। कॉमन सेंस लगाओ यार, जो शरबत होगा वो आपका क्या होगा, शरबत, हाँ या लस्सी आप जो भी बोलना चाहो, हाँ तो वो आपको कितना मिलेगा, 1.5 केजी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कॉमन सी बात है यार, है ना, कि यही देख लो आप किसी भी चीज में जितना मटेरियल डालोगे जो आपका प्रोडक्ट होगा वो उन सबका क्या होगा, सम होगा। क्लियर ना। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा पूरा ना कि क्या क्या होता है। अब तो इसमें इनने एक्स्ट्रा क्या बोल दिया यार, ये तो कॉमन सी बात है। तो देखो भैया उस टाइम पे ये चीज डिस्कवर नहीं हुई थी तो इनके लिए यही बड़ी बात हो गई थी, है ना, क्योंकि उस टाइम तो बहुत पहले की बात है रियल में ये। तो आपका जो लॉ ये स्टेट करता है वो कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट, जैसे लिख देते हैं यहाँ पे ना ताकि आप लोगों को नोट्स में इजी हो जाए, इट स्टेट्स दैट मास ऑफ रिएक्टेंट is equal to mass of product। अब ये तो हो गया इनका मेन डेफिनेशन, बट इससे एक चीज में कंक्लूजन भी निकला है। कंक्लूजन क्या होता है, क्योंकि अगर आप किसी के सामने बोलोगे ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, तो कुछ लोग तो इसे बताते हैं बट कुछ लोग इसमें थोड़ा सा मतलब चेंज करके बताते हैं। अब आप कॉमन सेंस लगाओ यार कि आपका क्या मास यहाँ पे नया बन रहा है, नया मास बन रहा है क्या, कोई नहीं बन रहा।
क्या मास आपका बर्बाद हो रहा है? नहीं हो रहा यार। 1 किलो चीनी थी तो 1 किलो ही चीनी है, 1 किलो पानी था तो 1 किलो ही पानी है। आपका शरबत 2 ही किलो बनेगा, 2 kg ना, 1 kg चीनी 1 kg शरबत, तो आपको जो शरबत होगा वो 2 kg ही होगा। कॉमन सेंस है। क्या आपका मास बर्बाद हो रहा है? नहीं हो रहा यार। क्या मास नया बन रहा है? नहीं बन रहा। ऐसा थोड़ी है आपने 1 kg चीनी डाला है ना, 1 kg आपने, रुको इसको इरेज करते ना, आपका जो है आपने 1 kg चीनी डाला, ठीक है, 1 kg चीनी डाला और 1 kg आपने पानी डाल दिया, हाँ, तो आपका जो शरबत मिला वो क्या 2 kg ही मिलेगा, जो भी शरबत, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 1 किलो था, चीनी का मास चेंज हुआ? नहीं यार। ये पानी का मास चेंज हुआ? नहीं हुआ। और इन दोनों को सम करके ये आ रहा है, तो इसमें भी कुछ नया नहीं बना। मतलब क्या है, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, है ना। तो चलो एक बार लिख के फिर उसको फील करते हैं कि कहना क्या चाहता है ये लॉ ना। हाँ देखो, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड nor be destroyed in chemical reaction, in chemical reaction it can be, क्योंकि तो मास गया कहाँ भैया, ना बर्बाद हो सकता है ना बन सकता है, तो गया कहाँ, it can be transfer, इसे ट्रांसफर हो जाता है कहाँ से, from one form to another। इसका मतलब समझ नहीं आया, वन फॉर्म टू अनदर का, देखो इसका मतलब क्या है, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, मतलब एक फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। भैया कैसे, चीनी क्या यहाँ पे शरबत में कन्वर्ट हो गई, पानी का भी मास क्या शरबत में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया, है? ऐसा तो नहीं है जो 1 किलो चीनी थी तो बाद में भी 1 किलो चीनी है, ट्रांसफर भी तो हो गया, एक चीज से दूसरे में ट्रांसफर हो गया, है ना। तो यहाँ पे हमने पूरा देख लिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है ना। इसका चलो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो आता है नॉर्मली एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो, बहुत कॉमन सेंस का वैसे तो। देखो मान लो आपसे बोल दिया जाए H2 + O2 आपको दिया है H2O, हाँ H2 + O2 दिया है आपको H2O, ठीक है। ये आपको दे दिया है मान लो कि 10 ग्राम है, ये आपका मान लो आपका बन रहा है जो पानी वो बन रहा है आपका 80 ग्राम। तो आपसे बोला जाएगा ऑक्सीजन कितना ग्राम हम यहाँ पे यूज करेंगे। भैया नहीं पता तो x मान लो ना, नहीं पता तो x मान लो। तो देखो क्या करेंगे, आपका मतलब यहाँ पे हमें निकालना है कि ऑक्सीजन कितना यूज हुआ। खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, करो 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 करो, चलो करते हैं। हाँ देखो, तो 10 + x, क्योंकि हमें पता है रिएक्टेंट का मास, ये दोनों तो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट के मास के बराबर होनी चाहिए। इक्वेशन बन गई, तो ये 10 इधर प्लस में इधर जाके माइनस, तो 80 - 10 = 70। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 70 ग्राम। इस तरीके से इसके क्वेश्चन आते हैं ना, कोई भी 2 चीज आपको गिवन होंगी, तीसरी चीज आपसे पूछ लेंगे, क्लियर ना। इसी में आपसे मान लो आगे कुछ और भी कंपाउंड बन गया x y z, हाँ चलो एक अच्छा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं ना थोड़ा सा। देखो देखो यार, पता है YouTube पे ना बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका 1 मिनट में 2 मिनट में कवर करा देते हैं ना। बट मैं ये कहता हूँ कि कोई भी कंटेंट पढ़ो तो डिटेल में पढ़ो ना यार, है ना, नहीं तो फायदा ही क्या है, हाँ शॉर्ट में खत्म करने से। यहाँ पे देखो आपका पता है कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, है ना। तो क्योंकि याद रखो यार, शॉर्टकट से कभी सक्सेस नहीं मिलती ना, हाँ उसके लिए तो हार्डवर्क चाहिए होता है, तो टाइम तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, टाइम इन्वेस्ट करो यार। हाँ बाकी आप देखो कि कैसे करना है, हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा ज्ञान था। हाँ चलो बात करते हैं, A + B बराबर आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो मिल रहा है C + D के बराबर मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 10 ग्राम है, ये 20 ग्राम है, ये आपका 30 ग्राम है, हाँ सॉरी 30 नहीं यार, गड़बड़ हो जाएगी। हाँ मान लो है ये आपका 12 ग्राम, तो आपसे पूछा है D कितना होगा, नहीं पता x मान लो, नहीं पता तो x मान लो ना, हो गया। अब देखो हमें पता है क्वेश्चन, 10 + 20 बराबर 12 + x, 10 + 20 30 = 12 + x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 - 12, ये प्लस में इधर जाके माइनस, तो आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें से इसको माइनस करो कितना आएगा 18। तो आपका यहाँ पे D का जो मास है वो कितना होगा 18 ग्राम, है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यार इससे हटकर कुछ भी नहीं पूछता, यहाँ पे हमने कंप्लीट कवर कर लिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है, ठीक है। चलो मूव करते हैं
नेक्स्ट लॉ की तरफ आपका, हाँ नेक्स्ट लॉ कि क्या कहता है आपका, देखो दूसरा लॉ है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन आपका क्या कहता है, देखो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन ये आपका कहता है ना कि इसके लिए पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं ना। पहला एग्जांपल है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टफ वाली बात आ जाती है ना, तो एक रेशियो पे बात करते हैं। चलो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने चाय की फैक्ट्री खोली है, या चाय छोड़ो बहुत लेंदी हो जाता है ना प्रोसेस यार उसका, चलो शरबत ले लो। हाँ आपने एक शरबत की दुकान खोली है, हाँ तो शरबत आपका यार आप लोग बना रहे हो तो अच्छा ही होगा, हाँ तो बहुत अच्छा शरबत बनाया आपने। हाँ आपकी पूरे मान लो इंडिया में आपकी दुकान चलने लग गई। अब यार सबके लिए आप थोड़ी सप्लाई करोगे शरबत, हाँ बट आपकी रेसिपी क्या है, आप 1 ग्लास में, 1 ग्लास पानी में, 1 ग्लास पानी में आपका आप डालते हो मान लो 2 स्पून डालते हो शुगर, है ना, बाकी जो भी मटेरियल डालते हो वो सब छोड़ो। हाँ 1 ग्लास पानी में आप डालते हो 2 स्पून शुगर, हाँ तो आपका जो शरबत बनता है जो भी बने, हाँ शरबत कुछ ना कुछ बनता है। तो एक बात बताओ, नाम सारा आपने कमाया है, अब आप वर्कर्स को रखोगे तो उनसे क्या बोलोगे, उनको ये साफ साफ गाइडेंस दोगे ना कि 1 गिलास पानी में आपको 2 चम्मच चीनी ही डालनी है, इससे ज्यादा नहीं डालनी, ठीक है, क्योंकि अपनी रेसिपी तो बताओगे उन्हें। हाँ अभी फिर वो बोलेगा भैया मुझे तो 2 गिलास बनाना है शरबत, तो क्या करें यार, 2 गिलास पानी ले रहे हो आप, हाँ तो 4 चम्मच चीनी ले लो, फिर 3 गिलास शरबत पानी ले रहे हो तो आप यहाँ पे 6 चम्मच ले लो, हाँ 4 गिलास आप ले रहे हो तो यहाँ पे 8 चम्मच चीनी ले लो, इसी तरीके से। अब जरा इसमें एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगाने वाली बात है, जब हमने ये ग्लास जो है 2 लिया तो हमने चीनी कितनी ली 4, ठीक है, यहाँ पे जब आपने 3 लिया तो चीनी कितनी ली 6, यहाँ पे पानी अगर 4 गिलास लिया तो कितनी ली 8। इन सबका रेशियो देखो, क्या कटिंग करके देखो, 1 2 1 3 2 6 1 2, क्या रेशियो सबका सेम है, क्योंकि रेसिपी तो आपकी ही फॉलो हो रही है, 1:2 में ही काम हो रहा है। अब आप चाहे एक बाल्टी शरबत बनवा लो, कंटेनर भर के बनवा लो, आपकी रेसिपी यही फॉलो होगी कि नहीं होगी। हाँ अगर आपकी रेसिपी चेंज कर दे बंदा, हाँ आपसे बोलने लग जाए भैया 1 गिलास पानी में हम 3 चम्मच चीनी डालेंगे, तो आपकी रेसिपी चेंज हो जाएगी, शरबत का टेस्ट चेंज हो जाएगा, तो आपके नाम का क्या फायदा ना। तो आपका अगर आपने रेशियो चेंज किया तो आपका क्या कंपाउंड बदल जा रहा है, यहाँ पे देखो ना, आपने 1:2 का यूज कर रहे हो तब से, तो आप तब से एक ही टेस्ट का कंपाउंड बनाए जा रहे हो, बट जैसे ही आपने चेंज किया, उसको चेंज किया, हाँ 1:2 को, तब क्या हुआ, आपका पूरा कंपाउंड ही चेंज हो गया कि नहीं हो गया। तो ये आपका कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कि आपका जो भी कंपाउंड है उसका रेशियो पहले से ही फिक्स है। जैसे पानी है ना, पानी का रेशियो आपका होता है 1:8, अभी प्रूफ करेंगे इस बात को कि कैसे होता है 1:8। आप एक बाल्टी भर के चाहे पानी बना लो, चाहे आप कंटेनर भर के बना लो, कितना भी पानी बना लो, सब में रेशियो यही फॉलो होगा 1:8, जैसे यहाँ पे 1:2 का फॉलो हो रहा है। तो ये बात आपका कौन बताता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्लियर ना। तो चलो यहीं पे आगे बात करते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की कैसे कहते हैं, तो क्या किया जाए, चलो आगे पढ़ते हैं। हाँ देखो, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आपका क्या कहता है कि आपका हर एक एलिमेंट या हर एक कंपाउंड जो बनता है, एवरी कंपाउंड is formed in a fixed proportion by mass। जो आपका कोई भी कंपाउंड बनता है वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बनता है बाय मास। अब ये बाय मास क्यों बोला गया यार, देखो यहाँ पे आप चम्मच ले रहे थे, ग्लास ले रहे थे, 1 ग्लास,
तो कोई ना कोई स्केल लिया ना आपने, एक ग्लास या एक चम्मच चीनी, या आप मान लो एक ग्लास आप नहीं लेके चल रहे हो, आप 1 लीटर लेके चल रहे हो, तो वो तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप किस क्वांटिटी के हिसाब से मेजर करना चाहते हो, है ना। तो यहाँ पे हमने ले लिया कि मास की वजह से, एग्जांपल देखते हैं समझ में आ जाएगा, है ना। तो उसके लिए यार आपको ना कुछ कंपाउंड के मास हैं वो याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इन मास का मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा कि एक्चुअली मास आए कहाँ से हैं, ठीक है। बट अभी के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, हाइड्रोजन का 1 होता है आपका, ठीक है, और आपका कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है। अभी के लिए आप इतने याद रख लो, ठीक है। बाकी आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है, उससे आप वो इसको देख सकते हो कि कितना होता है, ठीक है। अभी के लिए इतना याद कर लो, क्योंकि हमें H2O की बात करनी है, तो H और O का यहाँ से यूज हो जाएगा, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल लेते हैं ना, H 1 होता है, C का 12 होता है, ये इनकी यूनिट क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट। उन सबके बारे में आगे बात करेंगे, इसलिए अभी यूनिट नहीं लिखी है ना। तो ये होता है आपका, तो आपका क्या बता रहा है यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ ये H2O की। H यहाँ पे कितना है भैया, यहाँ पे तो 2 है, 2 लगा हुआ है ना इसके। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन तो एक ही है। हाँ, अब एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 × 1। हाँ, 2 हाइड्रोजन है, एक का मास 1 होता है, तो 2 का, यार एक अगर मतलब समझ गया ना यार, हाँ, कि 1 किलो चीनी है आपके पास, अब मैं बोलूँ आपको 2 किलो चीनी देनी है, तो मास भी चेंज हो गया ना। 2 चीनी लेनी है 2 किलो हो गया, 3 चीनी लेनी है तो 3 किलो हो गया, है ना। जितने का निकालना उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, एक का मास कितना होता है 16, तो 1 × 16, तो कितना आ गया 2 और 16, इनकी कटिंग की जाए तो 1 और 8, मतलब आपका पानी कितना भी बना लो आप, रेशियो क्या रहेगा 1:8 का। क्लियर हो गया ना, 1:8 का रेशियो होता है, ठीक है, अभी लिखा था। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका समझने के लिए, CO2 ले लो। चलो CO2, हाँ, CO2 की अगर बात की जाए तो क्या होगा, CO2 कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, एक ही कार्बन है तो 12 × 1। हाँ, ऑक्सीजन का 16 होता है, सॉरी 16 इंटू ऑक्सीजन है कितने, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, तो 12, यहाँ पे 16 दूनी 32, तो इसकी कटिंग की जाए तो क्या आएगा आपका, किसे 6, ये 8 कितनी बार में कटेगा 16 ना, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, मतलब ये 3:8 के ही रेशियो में रहेगा। अगर 3 ग्राम आप कार्बन डालते हो तो 8 ग्राम ऑक्सीजन डालनी होगी आपको, तभी आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब अगर थोड़ा बहुत भी ज्यादा हो जाता है तो देखो फर्क क्या पड़ता है, हम आपको बताते हैं। जैसे H2O है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला रहे हैं, आपने अगर ऑक्सीजन थोड़ी सी भी ज्यादा कर ली ना, तो ये पता क्या हो जाएगा, H2O2 बना लेगा। और H2O2 आपका पानी नहीं होता, ये आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। ये पूरी तरीके से अलग कंपाउंड है, इससे इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल भी मैच नहीं करती। तो इसीलिए हमें एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन का ख्याल रखना होता है। समझ में आ गया क्या टॉपिक है। हाँ, चलो उसके बाद बात करते हैं अब अगला टॉपिक, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हाँ, डाल्टन्स क्या है। हाँ, तो चलो बात करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हाँ, कि तुम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, पता है डाल्टन ने क्या बोला था, डाल्टन्स आपके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि जो आपका कोई भी दुनिया में चीज बनी हुई है ना, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। मतलब ऑल थिंग्स, या आप मैटर भी बोल सकते हो, आर मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स, वेरी टिनी पार्टिकल्स। और उन छोटे पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, एटम, कॉल्ड एटम्स। मतलब आपकी सारी चीजें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एटम। ये बात बोली थी इनने। उसके बाद इन्होंने बोला था कि आपका एटम जो है ना, उसको ना बर्बाद किया जा सकता है ना उसको बनाया जा सकता है, ठीक है। एटम्स कैन नेदर बी क्रिएटेड, तो आप खुद सोचो ना यार, किसी भी एलिमेंट में, जैसे एटम तो आपके कांस्टेंट ही रहेंगे ना। अब चीनी जितनी अगर आपने 5 दाने डाले हैं तो 5 ही दाने रहेंगे ना यार ना। ये तो नहीं है 5 दाने डाल दिए अब 10 हो गए या 4 हो गए, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वही है, एटम्स कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सॉरी क्या कर दिया मैं, एटम्स कैन नेदर बी क्रिएटेड सही तो लिखा था यार, और नॉर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। समझ में आ ही गया होगा कि मतलब क्या है। हाँ, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना एटम को हम बना सकते हैं,
ना एटम को बर्बाद कर सकते हैं। हाँ, समझ में आ गया। तीसरा पोस्टुलेट क्या कहता है आपका कि आपका जो भी एटम्स हैं मतलब जो भी आपके एलिमेंट्स हैं, अगर वो सेम एटम से मिलके बने हैं, आपका जो भी एलिमेंट्स हैं वो सेम आपके एटम से मिलके बने हैं तो उनका मास सेम होगा। इनने मतलब कहना चाहते थे कि आपका जैसे चीनी है, चीनी के सारे एटम जितने भी होंगे ना उसके अंदर, चीनी के अंदर वो सारे पार्टिकल्स, आपके जैसे चीनी की प्रॉपर्टी है मीठा होना, तो आपके सारे पार्टिकल्स मीठे होंगे। कॉमन सेंस वाली बात है ना कि आपके सारे पार्टिकल क्या होंगे, मीठे होंगे। तो वही बात इनने बोल दिया था कि एटम्स मतलब सॉरी यहां पे क्या होगा, एलिमेंट्स ऑफ सेम एटम हैव आइडेंटिकल मास। एक एलिमेंट के सारे एटम का जो मास होगा वो आपका क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपकी सेम होंगी। आइडेंटिकल मास का मतलब क्या है कि आपका एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। आइडेंटिकल मास का मतलब है कि आपका मास जो है दोनों का सेम रहेगा। अगर इधर हाइड्रोजन है इधर भी हाइड्रोजन है तो दोनों का 1-1 ही रहेगा। ये बात इन्होंने बोल दी थी अगर सेम एटम है तो। ठीक है, एटम एलिमेंट्स ऑफ सेम एटम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नोट कर लो, फिर अगले पोस्टुलेट पे कर चलते हैं। हाँ, क्लियर ना? चलो अगले पोस्टुलेट पे चलते हैं। क्या कहता है, देखो अगला पोस्टुलेट आपका कहता है कि आपके जो एटम्स है ना, अगर वो एलिमेंट जो भी हैं, अगर आपका दो अलग अलग एटम से मिलके बना है, अलग अलग कंपाउंड से मिलके बना है, ठीक है, मतलब सॉरी कंपाउंड तो नहीं, अलग अलग एटम से मिलके बना है, तो उनके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। मतलब हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज या डिफरेंट मास भी तो होगा, डिफरेंट मास एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो आपकी केमिकल रिएक्शन के टाइम पे शो होती है। ठीक है, बात किसी के है एलिमेंट्स, अगर किसी एलिमेंट हैं अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है, एलिमेंट्स या मतलब यहां पे लिख लो डिफरेंट एलिमेंट्स, सॉरी हाँ छूट गया था, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट मास। कॉमन सेंस यार, अलग अलग एलिमेंट होंगे तो उनका मास भी डिफरेंट होंगे, यही बात बोली थी। एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट मास एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज, है ना। और फिर इन्होंने एक बात बोली थी, कंपाउंड जो आपके फॉर्म होंगे, कंपाउंड फॉर्म्ड इन अ फिक्स्ड रेशियो, इन अ फिक्स्ड रेशियो। रिपीट करते हैं, कंपाउंड फॉर्म्ड इन अ फिक्स्ड रेशियो। ये बात तो हम देख चुके हैं यार, ऑलरेडी देख चुके हैं ना, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो ये आपका जो था सारे पॉइंट समझ में आ गए ना कि आपके जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उनके पास डिफरेंट मास होगा, प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी, कंपाउंड्स आपका कोई एक फिक्स्ड रेशियो में ही बनेगा। अभी बोला था ना जैसे H2O का 1:8 आया था ना, वैसा ही। ठीक है, डाल्टन थ्योरी समझ में आ गई। अब देखो किसी ने यार थ्योरी दी है तो फेल भी हुई होगी ना, तो इसके आपके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, बहुत सारे तो नहीं यार, कुछ ड्रॉबैक्स थे ना। चलो उन पे बात कर लें। हाँ, समझ में आ गया ना, चलो ठीक है। तो देखो ड्रॉबैक्स क्या थे आपके, यार ड्रॉबैक्स समझ में आ रहा है ना? हाँ यार, ना यार तो कमेंट पे करते रहना, ठीक है। हाँ, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करते रहिए, हाँ, फॉर योर टॉपिक। हाँ, चलो बात करते हैं ड्रॉबैक्स। हाँ, बहुत देर होगी ज्ञान। ड्रॉबैक्स क्या है इसके? भैया इनने बोला था एटम आपका सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिससे आपका मैटर बनता है, अभी बोला था, पहला ही पोस्टुलेट था। लेकिन नहीं यार, हम तो क्या जानते हैं, एटम आपका फर्दर डिवाइड होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में। तो यहां पे इनका क्या था, एटम्स कैन फर्दर डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, आपका जो एटम है वो छोटा पार्टिकल नहीं है। दूसरा इनने बोला था कि आपके जो एटम्स, इनने बोला था जो सेम एलिमेंट के हैं, सेम एलिमेंट के एटम है, उनका मास भी क्या होगा, सेम होगा। बट ऐसा नहीं है यार, देखो सेम एलिमेंट्स मे हैव डिफरेंट मास, सेम एलिमेंट्स के पास भी डिफरेंट मास हो सकता है, डिफरेंट मास ऑफ एटम्स, डिफरेंट मास। कैसे? एग्जाम्पल जैसे आप देखो, पता है हाइड्रोजन के 3 टाइप के होते हैं हाइड्रोजन, आपका एक प्रोटियम होता है,
हाँ, इसको आप डिटेल में पढ़ोगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप देख लेना। हाँ, आधे घंटे की वीडियो बनाई है। हाँ, है क्लास 11th के नाम से वो, बट जो उसका फर्स्ट पार्ट है वो पूरा बेसिक है, उसमें पूरा 9th का है, तो आप उसको देख सकते हो, वहां पे आपका ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, ठीक है, डाल देना स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हाँ, बायोडाटा क्लासेस फर्स्ट पार्ट देख लेना उसका बस। ठीक है, बाकी सब तो हार्ड हाई लेवल हो जाएगा। सेकंड होता है आपका ड्यूटेरियम, थर्ड आपका होता है ट्रीशियम। ठीक है, तो इनका जो मास होता है वो अलग अलग होता है। इसका मास 1 होता है, इसका मास 2 होता है, इसका मास 3 होता है। तो क्या सेम एटम के पास भी मास डिफरेंट हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? कुछ सोचो, हो गया अलग अलग, तो ये हो सकता है। हाँ, तीसरा क्या कहता है, जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उनके पास डिफरेंट मास होगा। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास, बट ऐसा नहीं है, डिफरेंट एलिमेंट के पास सेम मास भी हो सकता है सेम मास। मान लो यार, देखो जैसे हम और आप अलग अलग हैं, पूरी दुनिया सब कुछ अलग है। अगर किसी का वेट 40 केजी है, तो क्या दुनिया में किसी और का वेट 40 केजी नहीं हो सकता? क्या जरूर हो सकता है ना यार? कॉमन सेंस की बात है यार, सबका डिफरेंट ही होता है। हाँ, तो आप मतलब डिफरेंट होता है, बट किसी का सेम भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम एंड आर्गन, दोनों का पता है 40-40 होता है, दोनों का मास 40 होता है, बट एलिमेंट क्या है आपके? डिफरेंट है। अब बट आप मास क्या है आपका? फिर भी मास आपका क्या है? सेम है। हाँ, तो एक समझ में आ गया 3 पोस्टुलेट, मतलब सॉरी ड्रॉबैक। एक और इसका वो है ड्रॉबैक, यहां पे लिख रहे हैं कि इनने जो कंपाउंड बोला था ना कि बनेंगे, कंपाउंड बनेंगे तो ठीक है, बट क्यों बनेंगे यार फिक्स्ड रेशियो में? कंपाउंड फॉर्म्ड इन फिक्स्ड रेशियो, कंपाउंड जो फॉर्म हो रहे हैं फिक्स्ड रेशियो, वाई, क्यों? इसका रीजन नहीं दिया था कि आपके जो कंपाउंड हैं वो फिक्स्ड रेशियो में तो बन रहे हैं, बट वाई, क्यों बन रहे हैं, इसका रीजन नहीं दिया था इन्होंने, है ना? तो ये सारे आपके ड्रॉबैक्स थे, है ना? अब यहीं पे आज के लेक्चर को खत्म करते हैं ना, तो अगले पार्ट में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, पता है, इन सब का यूज होगा। हाँ, तो आपका एटॉमिक मास यूनिट, अभी हमने बताया था ना, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, वो कैसे होता है वो सब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू। पढ़ते रहिए, है ना? कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, है ना? तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।